Hi all, welcome to Examshala. In this video, we are going to see the news, important news and important articles published on 23rd February 2021 in the Indian Express. But before getting started, kindly do like, share and subscribe our channel on Facebook. Follow us on Instagram, Facebook and Telegram and subscribe our channel on YouTube. So without wasting any further time, let's get started. Now, we all knowing it's all going all around. The petrol prices are on fire. So, we have brought to you that what actually constitutes the petrol prices. Petrol prices ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों है? ठीक है, आपने बहुत सारे opposition leaders को सुना होगा that we can get petrol at the cheaper prices. Government is importing more and more tax. ज़्यादा टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा रही है? हम पेट्रोल हमको महंगा क्यों मिल रहा है? हम कितने में इंपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं और कितना टैक्स है, कितने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, कितने पैसे स्टेट को जाते हैं, कितने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं, क्या टैक्स लगता है, वो सब हम देखते हैं. तो हमने एक एग्जांपल लिया है बेंगलोर का. तो बेंगलोर में भी 97 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है. तो देखते हैं कि उसमें किसका किसका शेयर है. तो ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS, जहाँ सऊदी अरब से तेल आता है, वो हमको 27 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की बात कर रहे हैं वो मिलता है. और उस पर जो येदियुरप्पा जी हैं वो लगाते हैं 30 रुपये प्रति लीटर का टैक्स. और मोदी जी जो है यहाँ पर छुपा के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो पता नहीं चलती है लेकिन लगती है कितनी, वो भी 33 रुपीज़, यानी कि 33 रुपीज़ के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है. फिर 3.5 रुपये लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन, 3 रुपये लगते हैं उसकी प्रोसेसिंग, जो क्रूड ऑयल आता है उसका प्रोसेसिंग होता है, सेविंग, स्टोरिंग एक्सेट्रा. एंड द रेस्ट वेरी फ्यू अमाउंट इज़ ऑन द फ्रेट. ट्रांसपोर्टेशन लगने के बाद जो फ्रेट होता है, और उसके बाद पेट्रोल पंप वाले भी पैसे लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, चार्जेस, एनर्जी, सर्विस चार्ज एक्सेट्रा. तो ये सब मिला के हमको देना पड़ता है 100 rupees of petrol. So when we pay a price of petrol, 1 liter of petrol, that we are paying to the state government, we are paying to the central government, we are paying to Mohammed bin Salman, that is the importing countries, we are paying to the petroleum companies, their service charges, we are paying to the freight, the transportation charges, and we are paying to the refineries, those who have refined the petrol or diesel or whatever we need for us. Okay, so this is what? A tax on tax. The state tax is like the VAT. Central tax is central excise, and that is why it is being recommended by the various economic experts, even by the Reserve Bank of India, to include the petrol in the GST. अभी जैसे आपको पता है कि पेट्रोल और कंजम्पशन के लिए अल्कोहल, ये दो चीज़ें GST से बाहर रखी गई हैं, इसलिए उनके ऊपर टैक्स पे टैक्स, यानी एक वैट लग रहा है, उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज भी लग रहा है. उन दोनों चीज़ों को हटाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? ऐसा बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उसे GST में इंक्लूड कर देना चाहिए. लेकिन इंक्लूड करने के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टेट्स गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आप ये भी हमसे ले लोगे तो फिर हमारे पास तो कुछ रेवेन्यू अर्न करने का मौका ही नहीं रहेगा. Okay, so if you will take the petrol from us, we will not be having any kind of revenue earning, and that is why there is a strong conflict going on between the center and the states, and the price is being paid by the arm common army. Okay, so this was the whole breakup. Now you understand why the petrol prices are riding. Okay, and क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को पता था कि जैसे ही कोविड के बाद रिसर्च होगा, लॉकडाउन होगा, लोग ज़्यादा पेट्रोल खरीदेंगे, और इसीलिए उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया ताकि भाव बढ़ जाए, और भाव बढ़ जाए तो उनको प्रॉफिट हो. ठीक है, OPEC+1 यानी oil petroleum exporting countries and Russia, they decided to down the consumption, down the production, and that is why the prices are rising and they are benefiting more and more and more. Okay, so this was the whole breakup. Now next move to the next topic. Now the next topic is very important. It is based on the rights of the migrants. You all have seen the drastic images or the horrified images of the travelers or the migrants carrying their babies, old fellows, all their kind of used utensils, gas cylinders, rations, etc. on their head, and traveling to thousands and thousands of kilometers, mostly from the western states of India toward the eastern side, following the whole long route. You might have seen all those pictures, scary pictures in the COVID-19 lockdown situation. So now the government has now come up with a migrant code. Just like they have come up with the Farmers Reform Bill, the Labor Code, now they also came up with a very important migrant code that will include the causes, concerns of the migrant laborers. Those laborers which are originally citizens of another state, rather original resident, not citizen because India is having a single citizenship, originally residents of one state, going periodically or in a timely manner to another state for earning their income or employment, will now be considered as a particular objective. There will be a specific agency that will be watching on their requirements, grievances and their upliftment. So how they are going to do it? This has been discussed in this column. We will see it in detail. Now, first, the background is migrant workforce was almost invisible in data because India has no source or no report that covers the data of the number of migrant workers. All those data what we are available with are only the private sectors. Those private sectors and private reform agencies or research agencies are concluding their data, maintaining it, but there is no official government data on the number of migrant workers, laborers, settlers, etc.
ओके, एंड सिंस दे वेयर नॉन ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब उनकी कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस तो होती नहीं थी, इसलिए दे वेर नॉट बीइंग कैटर्ड बाय द लोकल पीपल एज वेल एज द लोकल पॉलिटिशियंस, एंड दे वेर नेवर सब्जेक्टेड टू ऑल द काइंड ऑफ सोशल राइट्स एंड लेबर बेनिफिट बिकॉज दे वर नॉट रजिस्टर्ड. The kind of payment or the kind of employment they were registered to was a gig economy. That means they were completely in the informal sector. Even better, even worse than informal sector, that they were considered as a part of a gig economy. Gig economy means a part of economy which is running parallel to a formal economy, but it is not being registered. A whole lot of cash-driven economy, which has no record at all. And that is why, since they were not officially recorded as employers or laborers, they were not having any kind of social rights as well as labor benefits. And this was hampering their situation. So in order to solve their plight, the government has acted and acted very firmly. And what it has been doing now, that we will see. Now the current migration management code or the labor migration code includes interstate migration management bodies. So there will be a government agencies which will monitor or which will be set up in the two respective states from the source as well as the destination states to properly register the people who are coming from one state to another state and to maintain a complete database and record of their timely arrival as well as leaving, their economic situation, social situation, the kind of remuneration they are sending it, and the kind of investment they are being applied to the destination states as well. Now, portability of welfare schemes, just like the PDS scheme has been made portalized, that is one nation, one ration card. A person who is having a ration card in any of the state of India is eligible to get ration from any of the fair price shop. किसी भी राशन दुकान से अगर उसके पास राशन कार्ड है तो वो ले सकता है कि इरिस्पेक्टिव कि उसका राशन कार्ड कहीं भी नहीं है. उसको वन नेशन कार्ड कहते हैं, जो अभी कुछ स्टेट्स में होना इंप्लीमेंट बाकी है, बट मोस्टली ये इंप्लीमेंट हो चुका है. बेसिकली इन गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान दे आर, और मध्य प्रदेश, दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट. सो इट विल वेरी बेनिफिशियल. क्या होता था कि द वेस्टर्न स्टेट विच आर द रिच स्टेट्स, उनको राशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, और जो ईस्टर्न स्टेट से वो लोग आते थे वहाँ उनका रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो उनको राशन मिलता ही नहीं था और बदले में राशन पटा सड़ जाता था. उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि जब वो जहाँ रह रहे हैं वहीं पर आप उनको राशन प्रोवाइड करिए, तो डेट विल बी एन ऑप्टिमम यूजफुल ऑफ द रिसोर्सेज एंड द वेरी नीड of the public distribution system will be catered out. In addition to that, there will be a specific agency on national and coordinative level that will make a coordinates between the state which are sending the laborers or other from where the laborers are migrating and from where the laborers are actually getting settling down, to rather promote their assistance. Like if they are going in a particular season, so there will be a particular facilities, a special kind of trains, buses, transportation, food, etc. to facilitate them and to camp them. And similarly, in order to get them satisfied, their social structure, infrastructure structure, health sector, these all things will be developed by the source and the destination states in a collaborative manner. Apart from that, अ प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए भी एक मैकेनिज्म, एक एजेंसी बॉडी बनेगी, ताकि उनकी प्रॉब्लम जो उनके प्लाइट, उनको बच्चे की एजुकेशन हो या सोशल सेक्टर में सर्विसेज हो, हेल्थ सर्विसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हो, सैनिटेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, न्यूट्रिशन सर्विसेज हो, वो सारी की सारी चीज़ों को हम केटर कर सकते हैं, जिसमें DBT का भी यूज़ किया जाएगा. दैट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम कैन ऑल्सो बी यूज्ड in this system. So this is a very novel deed and government is really trying to do very good. Now let's move on to the next video. Rising bond yields rattled the stock market. Now you might have seen this headline 3 times. First in the headlines page, second in the column page, and third in the explained series. So I brought to you to explain what are these bonds and what are these bond yields. तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है. बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. Okay, so there is a contract between, mostly it is issued by the government and it is called GSEC, government securities, or rather the treasury bills, T. Okay, and similarly the treasury bills, and after that, in addition to that, there will be a specific agency on national and coordinative level that will make a coordinates between the state which are sending the laborers or other from where the laborers are migrating and from where the laborers are actually getting settling down, to rather promote their assistance. Like if they are going in a particular season, so there will be a particular facilities, a special kind of trains, buses, transportation, food, etc. to facilitate them and to camp them. And similarly, in order to get them satisfied, their social structure, infrastructure structure,
health sector, these all things will be developed by the source and the destination states in a collaborative manner. Apart from that, a proper grievance redressal mechanism, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए भी एक मैकेनिज्म, एक एजेंसी बॉडी बनेगी, ताकि उनकी प्रॉब्लम जो उनके प्लाइट, उनके बच्चे की एजुकेशन हो या सोशल सेक्टर में सर्विसेज हो, हेल्थ सर्विसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हो, सैनिटेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, न्यूट्रिशन सर्विसेज हो, वो सारी की सारी चीज़ों को हम केटर कर सकते हैं, जिसमें DBT का भी यूज़ किया जाएगा. दैट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम कैन ऑल्सो बी यूज्ड in this system. So this is a very novel deed and government is really trying to do very good. Now let's move on to the next video. Rising bond yields rattle the stock market. Now you might have seen this headline 3 times. First in the headlines page, second in the column page, and third in the explain series. So I brought to you to explain what are these bonds and what are these bond yields. तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है. बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. Okay, so there is a contract between, mostly it is issued by the government and it is called GSEC, government securities, or rather the treasury bills, T. Okay, and similarly the treasury bills, and after that bond is a kind of an agreement between a government and an organization. The government will say you buy security, rather you buy a piece of paper, this is a contract, you buy it in 100 rupees and I will again buy it from you by 110. That is, आप हमसे 100 रुपये में एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए, एक पीस ऑफ पेपर, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद मैं यही चीज़ आपसे 110 रुपये में खरीद लूँगा वापस. तो इसमें यूज़र को फ़ायदा क्या होगा कि 100 रुपये में मिलने वाली चीज़ उसको 110 में मिलेगी. ठीक है, तो इसने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो उसको बदले में कितना मिलेगा, 110. और कभी कभी किसी कंडीशन में ये होता है कि आप बॉन्ड खरीद लीजिए, ठीक है, 100 रुपये में बॉन्ड खरीदा आपने, और 1 साल बाद मैं आपसे वापस 100 रुपये में ले ही लूँगा, लेकिन इस बीच हर महीने मैं आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहूँगा. दैट इज़ 10% ऑफ द कूपन प्राइस. Okay, so this is the coupon price. Coupon price is what? The price that is listed on the bond, and I will be giving you 10% interest on the coupon price, and finally after some time you can repurchase it. That is, the government can repurchase it. मैं आपसे वापस खरीद लूँगा और आपके 100 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे. So it is a kind of investment. जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है किसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या करती है, वो बॉन्ड इशू करती है. कौन खरीदता है, मोस्टली बैंक्स खरीदते हैं और कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ भी खरीदती हैं. वो क्या करती हैं कि गवर्नमेंट ने उनको 100 रुपये का बॉन्ड दिया, उन्होंने उनसे 100 रुपये का बॉन्ड खरीद लिया, बदले में क्या करती है गवर्नमेंट उसको हर महीने उस पैसे पर इंटरेस्ट देती है. तो जो काम करना होता है गवर्नमेंट को कर लेती है और फाइनली इंटरेस्ट देने के बाद उसका कैपिटल बाद में चुका देती है. सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड्स. नाउ दिस 10 रुपीज़ इज़ द यील्ड ऑफ द बॉन्ड. यानी बॉन्ड से कमाई कितनी हो रही है उसको, 10 रुपये. यानी कितना हुआ, 100 का 10 रुपये यानी 10%. So currently the first person is 10%. Now what happens, suppose this person is trying to sell the bond to third person. Okay, so he is trying to sell the bond to the third person, and if he sells it in 90 rupees, okay, now what amount he will get, उसको तो उतने में मिल रहा है हर महीने 10 रुपये, गवर्नमेंट तो उसको दे ही रही है, तो 90 रुपीज़ का 10 रुपये उसे मिलेगा, तो उसका ज़्यादा हो गया, 11% से ऊपर हो गया, तो उसके लिए बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. यानी बॉन्ड की प्राइस कम हुई तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी. सिंपल लैंग्वेज. ओके, सो अगर बॉन्ड की प्राइस कम हुई, द मोमेंट द बॉन्ड प्राइसेस गेट्स डाउन, द बॉन्ड यील्ड विल इंक्रीज. ओके, एंड वाइस वर्सा. बॉन्ड प्राइसेस वर्सेस बॉन्ड यील्ड्स. व्हेन बॉन्ड प्राइसेस गो अप, bond yield starts decreasing, and similarly when bond prices go down, bond yield starts increasing. Okay, and in another case that the person is selling the bond to a person of a decreased price. Initially what happened, he sold the person 100 rupees bond to a person at a 90 rupees, so the bond price decreased and the yield increased. Similarly, if he sells the bond to another person at 110 rupees, and again he is getting 10 rupees interest from the government, that was the 10% of 100 rupees, but now the 10 rupees will not be 10% of 110 rupees. Okay, it is less, and that is why when the price of bond is increased,
the bond yield is decreasing for that person who is having currently the bond. Understood? Okay. So bond yield is a return on an investment gets on its investment. Simple. So whatever an investor has done or amount of money he has invested, whatever he gets from that investment is known as the bond yield. Effective rate of return that a bond earns, that is variable. Okay, so it is variable. Why it is variable? Because it depends on the market structure, that at what price he is getting it, at what price he is selling it, what is the interest rate, what is the coupon rate, what is the yield rate. It all depends on the market and the supply and demand of the bonds. So when economy is doing good, okay, so when economy is doing good, what happens? The private companies or the private players are having good profits, so there will be an interest if they issue the bonds instead of government. If the private companies are issuing bonds, people will have trust on them because economy अच्छा कर रही है, तो बड़ी बड़ी टाटा कंपनी हुई, रिलायंस कंपनी, वो भी अच्छा ही करेंगे, फायदे में ही जाएंगे, तो उनके बॉन्ड लोग खरीदेंगे क्योंकि उनके बॉन्ड में यील्ड ज़्यादा होता है, वो गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे देती हैं. लेकिन जैसे ही इकोनॉमी शैटल होगी, कोविड-19 का टाइम आया, हमको पता है कि सारी कंपनियां बंद होने वाली हैं, सबका प्रोडक्शन कम होने वाला है, तो हम किसका बॉन्ड खरीदेंगे? अगर खरीदना भी होगा तो गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदें. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डूबने वाली तो नहीं है, गवर्नमेंट ने आपकी कोई चीज़ की गारंटी ली है, मतलब वो दे के ही रहेगी. तो जैसे ही इकोनॉमी डाउन होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है, और गवर्नमेंट प्राइस का बॉन्ड की प्राइस बढ़ने के कारण क्या होता है? अगर किसी ने पहले से गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ है तो वो उसको और महंगे में बेचेगा. तो जो बंदे ने महंगे प्राइस में बॉन्ड खरीदी है, उसको गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट तो पहले वाले रेट के हिसाब से दे रही है, तो पहले वाला रेट का जो इंटरेस्ट है और जिस बंदे ने जो बॉन्ड खरीदा है, उसके बीच में बॉन्ड यील्ड हमेशा कम होती जाएगी. सो सिंपल थिंग टू लर्न इज, whenever the economy is doing good, the demand of bonds are less and so yield is increasing. Similarly, इसका उल्टा, when economy is not doing good, the demand of bonds increases and bond yield decreases. Okay, I hope you would have understood it. And now let's move to the next video. Now it is basically focusing on the Taiwan flashpoint. Okay, what is so important about Taiwan that USA, China, India, all three are interested in it. So Taiwan is the hub of the rare earth materials. Those materials like silicon, germanium, which are having semiconductor properties, and these semiconductor properties are using for making chips, ICs, circuits, small circuits, nano circuits, SIMs, mobile equipments, digital electronic equipments, and these equipments are useful for both the countries, be it USA or China, and that is why they both are dependent upon it. Okay, and Taiwan is the sole provider of these rare earth elements in this region, and that is why China is not crushing it. ताइवान जो है, चाइना के सामने कुछ भी नहीं है, वो चाहेगा तो एक दिन में ख़त्म कर देगा, लेकिन नहीं कर रहा है. क्यों? उसका इंटरेस्ट है. और यूएस को ताइवान को बचाने का इंटरेस्ट है. यूएस से ज़्यादा सेल्फिश कंट्री दुनिया में कोई नहीं. जब तक उसका इंटरेस्ट कहीं नहीं होगा, वो नहीं जाएगा. उसका इंटरेस्ट भी वही है, झूठ मूठ का. वो चाइना से बचाने के चक्कर में उसको खड़ा है. फ़ायदा क्या है कि उससे लड़ाई के चक्कर में तुम हमको सामान सस्ते में बेच दो, हमारी इकोनॉमी ग्रो करे. ठीक है, इसलिए दोनों 5G के चक्कर में आपस में लड़ रहे हैं. एंड इंडिया का स्टैंड क्या है? हम लोग बड़े शांतिप्रिय लोग हैं. हम कहते हैं कि भाई वन चाइना पॉलिसी. चाइना की एक पॉलिसी है, वन स्टेट टू कंट्रीज. वन स्टेट मीन्स अ पॉलिटिकल एंटिटी तो दोनों एक ही है, चाइना और ताइवान, लेकिन दो अलग अलग कंट्रीज हैं. और इसलिए हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, जो पहले से चाइना कहते आ रहा है. लेकिन समय आ गया है कि हमें इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए. हम क्या करते हैं, जब चाइना के साथ टेंशन हो रही होती है तो हम कहते हैं कि नहीं, हम वन स्टेट पॉलिसी पे अब नहीं मानेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, देखना पड़ेगा. और जब शांति रहती है तो क्या कहते हैं, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वन स्टेट ही अच्छा है, हमको उससे क्या मतलब है, उनका इंटरनल मैटर है. तो ऑथर ये कह रहे हैं कि आपको एक स्टैंड लेना होगा. या तो आप वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करिए या तो नहीं करिए. ठीक है, ये नहीं कि डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशंस यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली. नो, यू शुड हैव अ प्लेन एंड क्लियर पॉलिसी, just like India and China have. China is not recognizing the POK as a part of India. China is claiming Arunachal. So why should we not claim Taiwan? हम क्यों नहीं माने? हम चाइना की वन पॉलिसी को नहीं मानना चाहिए. ठीक है, हम कहेंगे नहीं, ताइवान अलग कंट्री है और चाइना एक अलग कंट्री है. सो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं, द बेसिक पॉइंट ऑफ ऑथर इज टू एक्ट अकॉर्डिंगली, मेक योर फॉरेन पॉलिसी मोर स्टेबल रादर देन काइंड ऑफ एन
illusionist and responsive. So in order to being responsive we should be more lucid in our approach. ठीक है, जल्दबाजी में हमें नहीं कि आज चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो चलो मान लेते हैं, नहीं अच्छे हैं तो फिर नहीं मानते हैं. इस तरह की पॉलिसी नहीं, हमें अपनी पॉलिसी में एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. So there are two small newses. UP has announced their budget and the budget amount is, the important point to learn is it has increased by 7.3% and the total budget is near about 5.5 lakhs crore. Similarly, in the next slide we will see Bihar has also announced its budget and the total budget is 2.8 lakh crores and the total fiscal deficit is 2.97%. It is well below under the 3% Act under FRBM Act. Okay, so FRBM Act says that we need to control our financial or the fiscal deficit under 3%, and Bihar is one of the few states that has controlled its fiscal deficit, so it is a good point, and it is focusing more on education as well as health. So if you have to write somewhere that even small states with small amount of GDP, you might have seen it's only 2.18 lakh in Bihar and 5.5 lakhs in Uttar Pradesh, but the spending in health and education is more in Bihar in comparison to percentage comparison in terms of UP and Bihar. So you can use this comparative analysis. Fine. So this was today for this today's video, and finally we can conclude it. Thank you. Have a nice day.